विद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लिंग निश्चयन के बारे में अभ्यास करेंगे। लिंग निश्चयन के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम लिंग निश्चयन कहते किसे हैं? तो लिंग निश्चयन व्यक्तिगत जाति के लिंग को निश्चित करने की पद्धति को कहते हैं लिंग निश्चयन। व्यक्तिगत जाति के लिंग को निश्चित करने की पद्धति। अभी हम सबको पता है कि लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से जो गर्भ बनेगा वो या तो लड़का होगा या तो लड़की। लड़का मतलब नर और लड़की मतलब मादा। लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से बनने वाला गर्भ नर होगा या मादा। लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से बनने वाला गर्भ नर होगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को हम कहते हैं लिंग निश्चयन। मतलब जो भी बच्चा जन्म लेगा वो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। वो लड़का है या लड़की है वो निश्चित करने की जो घटना है उसे हम कहते हैं लिंग निश्चयन। मतलब बच्चों, परिभाषा क्या होगी? लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से बनने वाला गर्भ नर होगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को लिंग निश्चयन कहते हैं। लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से बनने वाला गर्भ, लिंगी प्रजनन दौरान फलितांड में से बनने वाला गर्भ नर होगा या मादा, या तो लड़का या तो लड़की, परंतु क्या है वो निश्चित करने की घटना को कहते हैं लिंग निश्चयन। एक लिंगी सजीव या तो नर होगा या मादा। प्राणियों में लिंग निश्चयन की पद्धति। अलग अलग प्राणियों में जो लिंग निश्चयन की पद्धति है वो अलग अलग होती है। कुछ सरीसृप प्राणियों में लिंग निश्चयन वातावरण के परिबल जैसे कि तापमान पर आधार रखती है। कुछ सरीसृप प्राणियों में लिंग निश्चयन वातावरण के तापमान पर आधार रखती है। फलित अंडे को कौन सा तापमान प्राप्त होता है, यह आधार विकसित होने वाले प्राणी के नर या मादा जाति के निश्चयन के लिए निर्णायक बनता है। मतलब फलित अंडा कौन से तापमान पर विकसित होता है उसके आधार पर जो भी प्राणी नर होगा या मादा वो निश्चित होता है। जैसे कि कछुए के अंडे को 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मिले तो उसका विकास मादा के रूप में होता है। कछुए के अंडे को 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्राप्त हो तो उसका विकास किसके रूप में होता है? मादा के रूप में। मगरमच्छ के अंडे को अधिक तापमान प्राप्त हो तो उसका विकास नर के रूप में, और कम तापमान प्राप्त हो तो उसका विकास मादा के रूप में। मतलब तापमान भी अफेक्ट करता है कि कछुए के अंडे को यदि 30 डिग्री से उच्च तापमान प्राप्त हो तो कछुए का अंडा मादा के रूप में विकास होगा, और मगरमच्छ के अंडे को उच्च तापमान प्राप्त हो तो उसका जो विकास है वो नर के रूप में होगा, और उसमें जो निम्न तापमान होगा तो उसका विकास मादा के रूप में होगा। मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो लिंगी गुणसूत्रों पर स्थित जीन द्वारा होता है। मनुष्य में व्यक्तिगत लिंग निश्चयन किसके आधार पर रहता है? लिंगी गुणसूत्र पर स्थित जीन द्वारा। मनुष्य में लिंग निश्चयन आनुवंशिकता पर आधारित होता है। मनुष्य में लिंग निश्चयन किसके द्वारा निश्चित होता है? लिंगी गुणसूत्र पर स्थित जीन द्वारा, और मनुष्य में लिंग निश्चयन आनुवंशिकता पर आधारित होता है। स्नेल जैसे प्राणी, कौन से? स्नेल जैसे प्राणी उनका लिंग बदल सकते हैं, इसीलिए स्नेल में लिंग निश्चयन का आधार जीन पर होता नहीं है। स्नेल जैसे प्राणी उनका लिंग बदल सकते हैं, इसीलिए उनमें लिंग निश्चयन जीन पर आधार रखते नहीं है। मतलब 3 प्रकार में हमने लिंग निश्चयन देखा। एक तो कछुआ, दूसरे नंबर पर मगरमच्छ, तीसरे नंबर पर प्राणी मतलब मनुष्य, और चौथे नंबर पर है स्नेल। यहाँ पर तो हमें पता ही है स्नेल में तो आधार रखता नहीं है। मतलब मनुष्य में किसके ऊपर आधार रखेगा? जीन पर। कछुए में तापमान, मगरमच्छ में भी तापमान। इसमें अगर तापमान हाई जाता है, 30 से ऊपर जाता है तो क्या बनेगा? मादा।
इसमें तापमान ऊपर जाता है तो नर बनेगा, इसमें तापमान नीचे जाएगा तो मादा बनेगा। ठीक है। फिर हम एक टिप्पणी पढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निश्चयन, 3 अंकों का प्रश्न है। मनुष्य में लिंग निश्चयन, आपने थोड़ी बहुत जानकारी तो मनुष्य में लिंग निश्चयन के बारे में पढ़ ली कि मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो आनुवंशिकता पर आधारित है और मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो जीन द्वारा होता है। मनुष्य में लिंग निश्चयन किसके पर आधारित है? आनुवंशिकता पर। और मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो जीन द्वारा होता है। अभी बच्चों ये पॉइंट्स तो आपको पता ही था, पहला पॉइंट्स कि मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो आनुवंशिकता पर आधार रखता है और मनुष्य में जो लिंग निश्चयन है वो किसके द्वारा होता है? जीन द्वारा होता है। ये जीन कहाँ पर होते हैं? लिंगी गुणसूत्र पर। अभी बच्चों मनुष्य में नर हो या मादा उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते। कितने? 23 जोड़ी, 23 जोड़। नर में भी 23 जोड़ और मादा में भी 23 जोड़, मतलब कितने हुए टोटल? 46 गुणसूत्र। कितने हुए? 46 गुणसूत्र, बराबर। अभी इसमें से प्रत्येक जोड़ में ये 46 गुणसूत्र है, उसमें से प्रत्येक जोड़ में ये 23 जोड़ी है, बराबर। 23 जोड़ी है, मतलब टोटल 23 जोड़ में प्रत्येक जोड़ में एक गुणसूत्र माता का और एक गुणसूत्र पिता का, एक गुणसूत्र माता का और एक गुणसूत्र पिता का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे अंतर्गत 23 गुणसूत्र माता के हैं और 23 गुणसूत्र पिता के हैं। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ गुणसूत्र समान होते हैं। टोटल मनुष्य में 23 जोड़ी होती है, उसमें से 22 जोड़ी नर और मादा में समान होते हैं। मतलब जो एक जोड़ी है वही डिपेंड करेगा कि वो लड़का है कि लड़की, बाकी 22 जोड़ी गुणसूत्र समान ही होते हैं जो शरीर के लक्षण निश्चित करते हैं, इसीलिए उन्हें दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्री हो या पुरुष उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़, 22 जोड़ गुणसूत्र होते हैं, वो समान हैं। और जो बाकी का एक जोड़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये 22 जोड़ जो दैहिक गुणसूत्र है वो 22 जोड़ दैहिक गुणसूत्र लक्षण निश्चित करते हैं, बराबर। अब स्त्री और पुरुष में 23वीं जोड़ लिंगी गुणसूत्र की होती है। मतलब टोटल 23 जोड़ी में से नर और मादा में 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ है वो दैहिक गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र है। और जो एक जोड़ी बची मतलब वो 23वीं जोड़ है वो आपका लिंगी गुणसूत्र है। 23वीं जोड़ के दोनों गुणसूत्र स्त्री में समान होते हैं, जो एक्स प्रकार के, मतलब स्त्री में XX प्रकार के, अर्थात स्त्री में 23वीं जोड़ के गुणसूत्र हो गए XX। 23वीं जोड़ के दोनों गुणसूत्र पुरुष में समान नहीं होते। पुरुष में 23वीं जोड़ में एक गुणसूत्र स्त्री के जैसा होता है और जो दूसरा गुणसूत्र है वो थोड़ा छोटा होता है और वो Y गुणसूत्र है। अर्थात पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होगा? XY, और मादा में कौन सा होगा? XX। ठीक है, जो X प्रकार के गुणसूत्र से छोटा है। मतलब ये पूरे मुद्दे को हम ऐसा लिखते हैं कि भाई जो 23वीं जोड़ के गुणसूत्र की 22 जोड़ी की तो बात हो गई है, 23वीं जोड़ में स्त्री में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं X प्रकार के, मतलब XX। 23वीं जोड़ में नर में एक गुणसूत्र स्त्री के जैसा होता है, दूसरा गुणसूत्र उससे थोड़ा छोटा होता है जो Y प्रकार का। मतलब 23वीं जोड़ के जो गुणसूत्र है वो XY नर में। प्रजनन दौरान स्त्री में सभी अंडाणु, प्रजनन प्रक्रिया के दौरान स्त्री में सभी अंडाणु X प्रकार के ही उत्पन्न होंगे और पुरुष में शुक्राणु 50% शुक्राणु X प्रकार के और 50% शुक्राणु Y प्रकार के, क्योंकि लिंगी गुणसूत्र है XY प्रकार का नर में, तो 50% X प्रकार के और 50% Y प्रकार के, इनमें XX प्रकार के, बराबर। फलितांड में रहा गर्भ माता के पास से X गुणसूत्र ही प्राप्त करेगा। ये माता का XX, पिता का XY। ये अर्धसूत्री भाजन होता है तो XX अलग होता है, इधर XY अलग होता है, बराबर। माता का ही प्राप्त होगा X, माता का तो कौन सा प्राप्त होगा? X,
माता का कौन सा प्राप्त होगा, एक्स। यहाँ पर बनेगा एक्स एक्स, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। वापस बता रहा हूँ, ये नर में मादा में एक्स एक्स, नर में एक्स वाई। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया एक्स 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 और वाई। अभी मादा में से एक्स मिलेगा, नर का भी मान लो एक्स मिले, मादा में से तो एक्स ही मिलता है। आप देख सकते हो कि लड़का बनने का जो चांसेस है वो 2, लड़की बनने का चांसेस है वो भी 2, मतलब 1:1, मतलब 50% चांसेस लड़के का है और 50% चांसेस लड़की का है। बराबर। यदि फलितांड में रहे गर्भ का निश्चयन के आधार पर पिता के पास से मिलने वाले लिंगी गुणसूत्र को होता है, मतलब मादा में से तो एक्स ही मिलने वाला है। अगर नर में से एक्स मिलेगा तो लड़की बनेगी, नर में से वाई मिलेगा तो लड़का बनेगा। यदि फलितांड में रहा गर्भ पिता के पास से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगा तो गर्भ में 23वीं जोड़ क्या हो जाएगी, एक्स एक्स, मतलब वो मादा। और यदि फलितांड में रहा गर्भ पिता के पास से वाई गुणसूत्र प्राप्त करेगा तो 23वीं जोड़ के गुणसूत्र हो गए एक्स वाई, मतलब नर। हमें पिता का ही क्यों लिखना है, माता का नहीं लिखना है। माता में तो एक्स ही है, मतलब माता का तो एक्स आ गया। अभी 23वीं जोड़ में जो फलितांड पिता के पास से एक्स प्राप्त करेगा तो वो लड़की बनेगी, और अगर पिता के पास से वाई प्राप्त करेगा तो वो लड़का बनेगा। फलितांड में रहा गर्भ माता के 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र और एक लिंगी गुणसूत्र, पिता के 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र और एक लिंगी गुणसूत्र। इस प्रकार फलितांड में रहे गर्भ में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते। समझा रहे। टोटल जो माता के पास थे कितने थे, माता के पास कितने थे, 23 जोड़ी, और पिता के पास भी कितने थे, 23 जोड़ी। इसमें से उन्होंने 23 दिए, 23 में से भी 22 दैहिक और एक लिंगी। इन्होंने भी हमें 23 दिए, 23 में से 22 दैहिक और एक लिंगी गुणसूत्र। मतलब जो भी बच्चा बनेगा उसमें 22 गुणसूत्र माता के दैहिक और 22 गुणसूत्र पिता के दैहिक, एक लिंगी गुणसूत्र माता का और एक लिंगी गुणसूत्र पिता का। मतलब टोटल जो नया सजीव बना उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी, 46, मतलब 23 जोड़ी। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत इजीली आप इसे याद भी रख सकते हैं। और माता का रोल नहीं है, निर्णायक बनता है पिता। यदि पिता के पास एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो वो लड़की बनेगी, और पिता के पास से उसको वाई गुणसूत्र मिलेगा तो वो लड़का बनेगा, क्योंकि माता में तो एक ही प्रकार का गुणसूत्र है। वो गुणसूत्र कौन से प्रकार का, एक्स प्रकार का। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।